जी नमस्कार। मैं क्यार्क गांव में हूँ, पौड़ी से 5-7 किलोमीटर दूर है। और यहाँ इस गांव में मेरे दो मित्र हैं, राकेश तिवाड़ी और हेम गैरोला जी। मैं उन्हीं के निवास पर हूँ, अकेले रहते हैं। और उत्तराखंड के जो प्रमुख सोशल एक्टिविस्ट हैं उनमें से एक हैं। और हमेशा से, जब से मैं उन्हें जानता हूँ, सामाजिक सरोकारों से जुड़े व्यक्ति हैं। तो मैं उनसे यही पूछूंगा कि उनकी जो ये जर्नी है, यात्रा है समाज को समर्पित, उसमें उनके क्या अनुभव रहे। तो हेम जी बताएं आपके अनुभव नटसेल में, और एक जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। और मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुभवों को शेयर करें, ताकि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के लिए सोचते हैं, उत्तराखंड के सवालों को लेकर के जीवंत हैं, और जैसे कि आपने कल कहा कि लोगों ने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं, तो इस पूरी पृष्ठभूमि में आप बताएं कि क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए था। जी। नोडल जी, आपका सवाल तो बहुत ही आज की परिस्थिति में बड़ा एक विचारणीय सवाल है जी। कि इसको कहाँ पर इसको शुरू करें और कहाँ पर इसको छोड़ें और कहाँ जी। इसको आगे ले जाने की कोशिश करें। जी। जहाँ तक बात है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के संदर्भ में हम्म। सामाजिक कार्यों की, सामाजिक आस्थाओं की, विकास की या किसी दूसरे रूप में उस पर बात करें तो सबसे पहले हम जैसे लोग जो इस एज में आज पहुंच चुके हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी अपने जब युवावस्था 70s और 80s में, जी। तो उत्तराखंड वास्तव में एक स्कूल था सामाजिक कार्यों का। जी। और उस स्कूल ने जो सामाजिक कार्य जी। परिभाषित किए थे, वो जी। कहीं न कहीं हमें समाज के पास रहने के लिए जी। जी। उसकी प्रेरणा थी, जी। समाज से दूर नहीं। जी। अभी आप देखते हैं कि अर्ली 80s तक यहाँ तक कि 90s तक हम्म। उत्तराखंड में ऐसे उदाहरणों की भरमार है। चाहे जी। किसी भी क्षेत्र में देखें, जी। पर्यावरण के क्षेत्र में देखें, हम्म। सर्वोदय मूवमेंट के क्षेत्र में देखें, हम्म। सोशल एक्टिविज्म के क्षेत्र में देखें, चाहे किसी भी रूप में हो। हम्म। और जहाँ तक मुझे याद है कि एक उबाल उत्तराखंड आंदोलन के प्रारंभ होने के समय तक, उसके बाद बिल्कुल स्थिति बदली है आंदोलन खत्म होने के बाद या राज्य आने के बाद। लेकिन उत्तराखंड आंदोलन प्रारंभ होने तक वो उबाल उत्तराखंड की हर गांव में, हर सड़क में, हर शहर में, हर स्कूल में, हर विश्वविद्यालय में कोई जगह छूटी ही नहीं थी। छूटी नहीं थी। जी। क्योंकि आप खुद इन चीज़ों से जुड़े रहे हैं। आप सरकारी कर्मचारी तक। सरकारी कर्मचारी जी। मतलब हर व्यक्ति जो भी है, हर व्यक्ति किसी भी रूप में हो, किसी भी परिवेश में हो, किसी भी परिधान में हो। लेकिन एक अविश्वसनीय जो स्थिति सामने आई वो उत्तराखंड बनने के बाद। जी। आपको भी ये महसूस हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ये महसूस हुआ कि हम समझते, चाहे कोई भी हो, जो रीढ़ की हड्डियां जो मजबूत होती थी, वो रीढ़ की हड्डियां रबर बन गई, इतनी लचीली हो गई कि छोटा राज्य और राजनीतिक, मतलब कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी थे उनके हाथ में जैसे कठपुतली के तार रस्सियाँ होती है, डोर होती है, वो उनके हाथ में आ गई। और कठपुतलियाँ सभी जो मजबूत आवाजें, मजबूत लोग, वो कहीं ना कहीं कठपुतली बनते गए। इसकी व्याख्या करेंगे आप? कोई मतलब इसके लिए कोई शब्द देना चाहेंगे? ये जो राजनीतिक शून्यता भी कह सकते हैं इसको।
जिस तरह की राजनीति हमें चाहिए थी वो नहीं हम बना पाए। उत्तराखंड आंदोलन की में हम जो उत्तराखंड बनाना चाहते थे, और हम जैसे लोगों ने तो एक नारा भी दिया था, नए भारत के लिए नया उत्तराखंड। न तो भारत नया बन पाया, न उत्तराखंड नया बन पाया। राज्य में जो अपेक्षाएं थी, जो आकांक्षाएं थी, जो हम सोचते थे कि हमारा उत्तराखंड आदर्श राज्य बनेगा, वो वहाँ दूर दूर तक नहीं है। तो ये जो निराशा का दौर है, इसमें आपको कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है क्या? इसमें कुछ कहने से पहले अगर मैं देखता हूँ नौटियाल साहब की स्वतंत्रता आंदोलन को थोड़ा सा उसको देखे जी, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जो भी था, हमारे यहाँ जो ये राजनीतिक नेतृत्व तो उस समय भी सामने आए जी। एक बात जो उसी समय लगा कि हम कहीं न कहीं अपने को कमजोर कर चुके हैं। भले ही हम स्वतंत्रता आंदोलन में देश उसके बाद बहुत योगदान रहा है उत्तराखंड के लोगों का हर चीज में, लेकिन एक बात मुझे लगी कि उस समय थोड़ा सा कहते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व था वो नेशनल नेशनल मतलब स्थानीय राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति उसने प्रधानता उसको दी। जी जी जी। और वो उसका असर ये हुआ कि ब्रिटिश पीरियड के ईयर्स में भी आप देखें 40s में 30s में हमारे कई जो स्थानीय कानून थे, वर्नाक्युलर लॉज जो थे, उनको हम चाहे पानी को लेकर हो, चाहे हमारी सोसाइटी को लेकर हो, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर हो, हम राष्ट्रीय कानूनों के हित में उनको सरेंडर करते गए जी। तो एक बहुत बड़ी गलती हो गई, उसमें जनता के हित भी सरेंडर होते चले गए। ऑब्वियसली जी, पहाड़ आदिवासी क्षेत्र तो जल जंगल जमीन तो इन्हीं लोगों के लिए ना। जी जी। शहर तो बाद में भारत में बढ़े हैं। और यही देखिए आपकी आज आप झारखंड मूवमेंट से भी आप मेरे ख्याल से बहुत पास से आपने देखा है। हाँ जी जी। नॉर्थ ईस्ट में आप देख लें आज भी उन लोगों ने अपने जो स्थानीय या परंपरागत कानून थे उनको राष्ट्रीय कानूनों के सम्मुख या उनके हित में सरेंडर नहीं किया जी। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति आई कि हमारे पास कुछ उत्तराखंड को हम बनाए तो किस पे बनाए? जी जी। राष्ट्रीय कानूनों पर उत्तराखंड नहीं बन सकता है। जी जी। मुझे याद आता है कि जैसे चकबंदी का ही मामला है, है ना। उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ को छोड़ दिया गया और फिर हमारी कृषि कभी संगठित नहीं हो पाई। तो ये बिल्कुल ऐसी आप देखें अभी रिसेंटली एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि पंचायती राज जो संशोधन हुआ 1992 के आसपास जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा भी हुई, लेकिन 19 विधायक हमारे तब भी वहां बैठते थे। जी जी। किसी को ये नहीं पता कि उत्तराखंड का जल जंगल जमीन ही उत्तराखंड ग्रामीण समाज का धुरी है। बिल्कुल। उस कल आपसे वन पंचायत का जिक्र कर रहा था कि जी जी जीवन तो यहाँ गाँव का उनका वही वन है। उसके पीछे एक लंबी लोगों को आज के बच्चे नहीं जानते, लेकिन पुराने हमारे एज के हमसे छोटे जो कुछ हैं सब जानते हैं कि उत्तराखंड में वनों की लड़ाई बहुत पुरानी है। लोगों ने लड़ी है यार, वो जंगल बिल्कुल लिए हैं, जंगलों के कानून अपने हित में परिभाषित करवाए। तिलाड़ी कांड भी उनमें से एक है, वो सब बात के हैं, बहुत चिपको तक सब। लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश में जो उसके विधेयक के पंचायती राज संशोधन विधेयक की जो चर्चा हो रही थी, क्योंकि 2 साल हर राज्य को मिलता था जी, केंद्र की संसद के पास करने के बाद राज्य विधानसभा के पास समय होता था जी। इन 2 साल में आप अपनी परिस्थिति में जो ऐड करना चाहते हो ऐड करिए जी। 19 विधायकों में एक ने भी वनों को उसमें जोड़ने की कोशिश नहीं की। तो पेशा दूसरी तरफ आपके पेशा कानून जो है आदिवासी क्षेत्र को आप करती थी। इसको ये तो एक राजनीतिक अपराध था जनता के प्रति।
अक्षम्य अपराध क्या हाँ, अक्षम्य अपराध। अक्षम्य अपराध था कि जी। यही है कि आज जितने रिजॉर्ट बन रहे हैं, जितने ये हो रहा है, कुआं में कहीं भी देख लीजिए, हाँ, कहीं भी देख सब ली। पानी जी। जंगल हर एक पे कब्जा होता जा रहा है, जी। क्यों कानून तो मजबूत बना ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, अभी जैसे अब हमारे अपना राज्य है, अपनी विधानसभा है, और हमारे विधायक अभी भी सचेत नहीं इन मुद्दों को लेकर के, तो क्या यहाँ ये अब तो बड़ा आसान है कानून बनाना, क्यों नहीं बन पा रहा होगा? इस पे बहुत बड़ी गलती हमारी विश्वविद्यालयों की है, विश्वविद्यालयों की। बिल्कुल। जहाँ स्टडीज, जो लोकल स्टडीज, रीजनल स्टडीज होनी चाहिए, जी। वहाँ से तो हो ही नहीं रही। हाँ। ये समस्या की मूल में आप जा रहे हैं शायद। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कहता है कि उत्तराखंड को आप कुछ मत दीजिए, पहले भी कुछ नहीं दिया, शिक्षा दी। जी। शिक्षा से उत्तराखंड विकसित हुआ। जी। उत्तराखंड बनने के बाद शिक्षण संस्थानों ने उत्तराखंड को क्या दिया, ये एक प्रश्न है। इतना बड़ा प्रश्न है। कल बिरला जी की बात हो रही थी, तो शाम को बैठ के जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बात कर रहे थे। इस गढ़वाल में रेड्डी कॉलेज बाद में बना है, ये वाला हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा माध्यम बना था श्रीनगर का बिरला संगठक कॉलेज। अच्छा। और वो घनश्याम दास बिरला जी ने बनाया था। हाँ हाँ। पहला मतलब नहीं तो यहाँ के बच्चे बर्तन धोने के अलावा भर्ती हुए, ठीक है, फिर या तो इलाहाबाद जाना पड़ता था उनको। मेरठ जाना पड़ता था, वो भी इलाहाबाद हाँ हाँ हाँ। जी। देहरादून चले गए कॉलेज जी। वहाँ पर। उससे जो हायर एजुकेशन बदलाव आया बिरला कॉलेज से। हाँ हाँ। और आप देखें इतने साल विश्वविद्यालय हो गए, वहाँ पर एक भी न तो कोई बिरला जी के नाम पे कोई चेयर है, कोई स्मारक है। चेयर होनी चाहिए। हाँ, चेयर होनी चाहिए। लगा तो रहे, हॉरों की फोटो लगा रहे हैं, हाँ। लगा रहे हैं, जी जी। लेकिन जिसने आपको शिक्षा का द्वार खोले, जी, उस व्यक्ति को आज तक सम्मान नहीं मिला। सम्मान। तो ये थोड़ा सा जी चिंतन जो इस बीच उभरा है, वो कहीं ना कहीं। और वैसे भी आप देखिए जो रिसर्च हो रहा है, जो शोध हो रहा है गढ़वाल विश्वविद्यालय या कुमाऊं में, तो वो उन्हीं तक सीमित रह जाता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पा रहा है, और ओरिजिनल रिसर्च बहुत कम हो रही है। हाँ, है ना। थोड़ा दुख होता है। हाँ बिल्कुल। बहुत चालू भाषा में बोलते हैं डॉक्टर साहब कि 4 पुरानी पीएचडी को देख लो। हाँ, 5वीं तैयार हो जाए, 5वीं तैयारी कर। मैं रिसर्च स्कॉलर से आज भी जुड़ा हूँ। हाँ जी। मेरे साथ जो पास आते हैं कई फॉरेन यूनिवर्सिटी से, टोक्यो यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर 10-12 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। हाँ, वो क्वालिटी में अंतर दिखता होगा। हाँ हाँ। वो मेहनत। हाँ। और उनका प्रोफेसर भी साथ में। हाँ जी बिल्कुल। उनका गाइड भी, ये नहीं कि गाइड यहाँ की तरह गाइड का कोई मतलब नहीं। हाँ, मतलब नहीं है। गाइड उतना ही इन्वॉल्व है जितना स्टूडेंट इन्वॉल्व है। जी। गाइड तो हैरेस करने के अलावा उनको कुछ कुछ नहीं। तो ये सब चीजें हैं कि सबसे बड़ा तो ये है जो आपने बोला। चलिए आप समराइज कर दीजिए कि थोड़ा वीडियो। इंस्टीट्यूशन में ना बदलाव हो, जी जी, वहाँ पर वो यूथ ना है। जी। वहीं से घुसता हमारा बात ही आती है कि हमारा पहले जो वर्नाक्यूलर जर्नलिज्म था, मजबूत था, बहुत मजबूत था। बहुत अच्छे अखबार निकले हैं। अच्छे अखबार निकले, बिल्कुल। और हाँ, हर नेता पत्रकार भी होता था। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज, तो वो जो चीजें एक गायब सी हो गई हैं, दोबारा बननी बंद हो गई हैं। कहीं दोबारा उसको, या वो पत्रकार होता था या बड़ा वकील होता था जो समाज से जुड़ा होता था, तो ये सारी चीज़ें, तो इसको वापस लाना चाहिए। फिर वही है कि यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, उनमें ये वापस। तो आपने ये समराइज किया कि जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अपनी भूमिका को पहचान करना होगा, और फिर हम यहाँ के कुछ योगदान के बारे में कुछ सोच सकते हैं। कोई बंधन भी नहीं है। जी जी बिल्कुल, वो तो हो सकता है। बिल्कुल फ्री है करने के लिए। चलिए, धन्यवाद।